रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड ग्लूकोज में जंप क्यों लाते हैं? कांदे पोहे का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव होता है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कांदे पोहे के ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 350 साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभुत्व फैला रही थी, तो उनके सैनिकों ने अपनी जीत का डंका देश के हर कोने में बजाने के अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, और वो था पोहे का प्रचार प्रसार। यह उनका लक्ष्य या उद्देश्य नहीं था, लेकिन जाने अनजाने उन लोगों के द्वारा ये काम भी हो गया। और वो इस तरह से कि जब वे एक जगह से दूसरी जगह तक सफर कर रहे होते थे, तो उन लोगों को अक्सर खाने के लिए कोई ऐसी डिश चाहिए होती थी जिसे कम से कम समय में तैयार किया जा सके। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में अधिकतर सैनिक किसान वर्ग के लोग थे, और उनमें से कई सैनिक महाराष्ट्र के सूखे से प्रभावित जिलों से थे। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हालांकि उनके पास रागी, बाजरा, चावल और दाल जैसी चीजें हमेशा मौजूद होती थी, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इन सब चीजों को पकाने में काफी समय लगता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की मुख्य विशेषता थी छापामार युद्ध, जिसे आज की भाषा में गोरिल्ला वॉरफेयर भी कहा जाता है। और उसके चलते उनके सैनिक लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते थे, दुश्मन को मारते काटते थे और फिर किसी दूसरी तरफ निकल जाते थे। इस तरह की लड़ाई करने की वजह से नेचुरली उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ऐसी डिशेस चाहिए होती थी जो बहुत ही कम समय में तैयार की जा सकें। और ऐसा कहा जाता है कि इसी के चलते उन्होंने पोहे को अपनाया। पोहा, जैसा कि आप जानते हैं, वाइट राइस से बनता है, चावल से बनता है और ऑलमोस्ट प्री कुक्ड होता है, और उसे फाइनल रेसिपी का शेप देने में ज्यादा समय नहीं लगता। और यही उनकी जरूरत थी। और ये उन्हीं द ग्रेट मराठा आर्मी के सैनिकों की कोशिशों का नतीजा है कि आज पोहा या कांदा पोहा सिर्फ महाराष्ट्र की सीमाओं तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुका है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आपको पोहे को पसंद करने वाले हजारों लाखों लोग मिलेंगे। और नेचुरली पोहे का मैं खुद भी एक बहुत बड़ा फैन हूं, और इसीलिए कुछ समय पहले मैंने कांदे पोहे की एक स्टैंडर्ड सर्विंग बनाकर इसे खाया। और इसे खाने का एक एडिशनल कारण, जैसा कि आप समझ सकते हैं, कि मैं इसे खाकर इसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को जानना समझना चाहता था। तो उस दिन मैंने इसे खाना शुरू किया दोपहर को 12:19 पर, और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 83 या 83। और उसके लगभग 64 मिनट के बाद जब मैंने इसकी हाईएस्ट रीडिंग नोट की ब्लड ग्लूकोज की, तो वो थी 1:23 पर, और वो थी 154। अब इतने बड़े ब्लड ग्लूकोज जंप को देखकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए हैरान था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यदि इस तरह की डिश का ये ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। आफ्टर ऑल, कांदे पोहे की रेसिपी में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पोहा या बीटन राइस या राइस फ्लेक्स, जो कि वाइट राइस से ही बनाया जाता है। और इसके अलावा उसमें कुछ आलू का इस्तेमाल किया जाता है, कई लोग करते हैं, और कुछ लोग अनियंस भी डालते हैं इस रेसिपी में। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फाइबर के नाम पर कुछ विशेष नहीं होता, और इसीलिए इस तरह की रेसिपी का ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट यही हो सकता है। और इस तरह की डिश के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को देखने से हमें फाइबर के महत्व का पता चलता है। दूसरे शब्दों में, जिस चीज को राइस ग्रेन से निकालने की वजह से कांदे पोहे की रेसिपी कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, ठीक उसी चीज की कमी की वजह से इस रेसिपी का ब्लड ग्लूकोज पर इतना खतरनाक प्रभाव होता है। यदि चावल के दाने में से फाइबर को सावधानी से अलग न किया गया होता, तो पोहे की इस रेसिपी को बनाना इतना आसान न होता। लेकिन एट द सेम टाइम इस पोहे में से फाइबर को निकाल देने की वजह से अब इसका ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट इतना गंभीर हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, विन सम लूज सम, और पोहे को बनाने की आसानी और इसका ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट इसी कहावत को साबित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी खेत में से चावल की फसल काटी जाती है, तो चावल के हर एक दाने में काफी मात्रा में ब्रैन होता है, फाइबर मौजूद होता है, एंथोसायनिन्स होते हैं। लेकिन हम इंसान अपने बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, इंडस्ट्रियल मिलिंग, प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग का इस्तेमाल करते हुए इन सब महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को, खूबसूरत न्यूट्रिएंट्स को
निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद जो व्हाइट राइस बचता है वो बेसिकली स्टार्च होता है, और इस व्हाइट राइस को और ज्यादा प्रोसेस करके पोहा या व्हीटन राइस बनाया जाता है। और आज की तारीख में अधिकतर रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स की दरअसल यही सच्चाई है। प्रकृति द्वारा बनाई गई 99% चीजों में जहां भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वहीं कुछ न कुछ फाइबर भी मौजूद होता है। दूसरे शब्दों में मदर नेचर कभी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाती। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं हम इंसान अपने मुंह के स्वाद के लिए, अपने भोजन को जल्दी पकाने के लिए, किचन में अपना कुकिंग टाइम बचाने के लिए, 2-5 मिनट में कोई चटपटी डिश खाने के लिए। द ओबेसिटी कोड के लेखक डॉक्टर जेसन फंग का कहना है कि शहद या मधु या हनी को छोड़कर अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसीलिए जब हम इंसान इन नेचुरल ग्रेन्स की प्रोसेसिंग करके उन्हें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं तो उनका स्वरूप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का हो जाता है जिन्हें हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी में दरअसल ताकत ही नहीं होती, और इसीलिए इस तरह के फूड्स को टॉक्सिक फूड्स भी कहा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर नेचुरल होल अनप्रोसेस्ड फॉर्म perhaps with the exception of honey always contain fiber, which is exactly why junk food and fast foods are so harmful. The processing and the addition of chemicals changes the food into a form which our bodies have not yet evolved to handle. और उनकी इस बात का सबूत है पोहा और उसकी इस रेसिपी का ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट। और इसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट पर ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर केसेस में पोहे की रेसिपी को एक स्नैक फूड के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति लंच या डिनर पर नहीं खाता, और अक्सर इसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में खाया जाता है। अक्सर सुबह 10-11 बजे जब लोगों को भूख लगती है, या फिर शाम को 4-5 बजे जब वे अपनी आफ्टरनून टी ले रहे होते हैं, तो उसके साथ कांदे पोहे की एक बड़ी प्यारी सी सर्विंग भी उन्हें पेश कर दी जाती है। और इसके चलते ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में उनकी बॉडी को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक से गुजरना पड़ता है। और जब आपके ब्लड ग्लूकोज में इतना बड़ा उछाल आता है तो फिर आपकी पैनक्रियास को भी अपना इंसुलिन प्रोडक्शन रैंप अप करना पड़ता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और बाद में वो इंसुलिन जाकर जैसे तैसे उस बढ़ी हुई ग्लूकोज लेवल को नीचे लाती है। आज से लगभग 350 साल पहले जब छत्रपति शिवाजी के सैनिक कांदे पोहे को खाते थे तो वे या तो कोई काम कर रहे होते थे या पैदल चल रहे होते थे, और इसीलिए उन्हें उस जमाने में कांदे पोहे खाने के बाद उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में हम लोग अक्सर शाम को 4-5 बजे आफ्टरनून टी पीते हैं, जब कांदे पोहे की 1-2 सर्विंग्स भी उसके साथ खाते हैं, तो उस वक्त हम अक्सर सोफे पर बैठे होते हैं, मित्रों से या अपने परिवारजनों से, फैमिली मेंबर से कुछ गपशप कर रहे होते हैं, या टीवी पर कोई मैच या कोई मूवी देख रहे होते हैं, और इसलिए आज हम लोगों को उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अगली बार कांदे पोहे को ऐसे किसी समय पर खाना चाहते हैं तो उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट का जिक्र मैंने पहले भी कई अन्य वीडियोस में किया हुआ है, लेकिन यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो यहाँ एक बार फिर से उसके बारे में बातें करते हैं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कांदे पोहे खाने से पहले 1 कप फ्लैक्सीड या 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून सीलियम हस्क मिलाकर अच्छी तरह से पी लें, और उसके बाद में कांदे पोहे की सर्विंग खाएं। ऐसा करने से फ्लैक्सीड या सीलियम हस्क में पाए जाने वाला फाइबर कांदे पोहे के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक नीचे ला देगा। दूसरा तरीका है कांदे पोहे खाने से 5-10-15 मिनट पहले 1 या 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें, और फिर बाद में उस कांदे पोहे की सर्विंग को खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम करने का तीसरा तरीका है कांदे पोहे को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 15-20 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक
कम हो जाएगा। यही कुछ छोटी छोटी सावधानियां मैं भी अपने जीवन में लेता हूं, अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करता हूं, और इन्हीं की वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरे ब्लड प्रेशर मार्कर्स, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरा HDL कोलेस्टेरॉल, मेरा LDL कोलेस्टेरॉल और मेरा वज़न एक सेफ जोन में, एक स्टेबल जोन में बने रहते हैं। और ये मेरा मानना है कि यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो इस तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के खतरों को समझने की और फिर उन्हें या तो अवॉइड करने की या ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट की सहायता से कुछ कम करने की।